like a Hellcat. सो हे गाइस, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल डी के ट्यूटर पे स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आज आप सभी लोगों के सामने KSEB का सेकेंड पोयम अभिनव मनुष्य लेकर के आया हूं। और गाइस, अगर आप लोगों ने पहला पोयम मातृभूमि को अगर नहीं देखा है तो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, वहां पर आपको मेरा पहला वीडियो मिल जाएगा जहां में आप अपने एक्सप्लेनेशन को ठीक से समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो गाइस, नाउ मूव टू द सेकेंड पोयम। अभिनव मनुष्य कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से समाज के बच्चे, बड़ों, बुजुर्ग सभी को समानता, एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को बढ़ाने का संदेश दिया है। हम अपने इस कविता को पंक्तियों में समझने की कोशिश करेंगे। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। प्रस्तुत पंक्तियों को रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानवीय विशेषताओं के आधार पर व्याख्या करते हुए यह कहते हैं कि आज का मनुष्य जो है बहुत ही अनोखा है, बहुत ही विचित्र है, जिसने प्रकृति के संपूर्ण चीजों पर अपना कंट्रोल किए हुए, अपना अधिकार जमाया हुआ है। मनुष्य ने अपने हाथों से जल को, भाप को और ऊर्जा पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किए हुआ है। वह प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, सबको अपने कंट्रोल में किया और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहता है। और साथ ही साथ यह कहता है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले हर एक तत्व को मानव ने अपने आधिपत्य में करके उसके जो मात्रा है उसको बढ़ाता भी है और उसको घटाता भी है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो तापमान, किसी समय में किसी एक जगह का तापमान कहीं ज्यादा था, लेकिन आज मानव के क्रियाकलाप, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसके कारण हम देखते हैं कि कहीं में बारिश ज्यादा है तो कहीं में बारिश कम है, कहीं में धूप ज्यादा है तो कहीं में धूप नहीं है। तो ये सब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। ह्यूमन ने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण प्रकृति का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। और साथ साथ मानव जो है अब किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ मानव जो है एक समान नदियों को, पहाड़ों को और समुद्र को भी लांघ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है अपनी तकनीकी विकास से, अपनी तकनीकी इस्तेमाल से। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की तरफ। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय है। इस पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानव के व्यवहारिक गुणों की विशेषता करते हुए ये बता रहे हैं कि आज मनुष्य ने विकास की सीढ़ी पे चढ़ करके देश को काफी समृद्ध बनाया और मनुष्य ने तकनीक की सहायता से आज समाज में ऐसे ऐसे चीजों का निर्माण किया जिसे हम देख करके आश्चर्य में हैं, परेशान है या हैरान है कि किस तरीके से एक मनुष्य जो है जमीन में चलने वाली चीजों से लेकर के आसमान में उड़ने वाली चीजों तक निर्माण किया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एरोप्लेन्स एंड सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। और साथ ही साथ दिनकर जी हमें ये भी बताते कि ये मनुष्य ही वो जीव है जो पूरे प्रकृति को एक सुंदरता भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि मनुष्य को जमीन से लेकर के आसमान तक, ज्ञान से लेकर विज्ञान तक सभी चीजों की जानकारी है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बढ़ती हुई तकनीक के कारण मनुष्य जो है इस भीड़ में इतना गुम हो गया है कि वह आपसी भेदभाव को बढ़ाते जा रहा है और आपस में भाईचारे को मिटा करके आपसी दूरियों को बढ़ाते जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं
अंतिम पंक्ति की ओर। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। कविता के अंतिम पंक्तियों में दिनकर जी ने मानव के व्यवहार को दर्शाते हुए यह कहा है कि एक सही मनुष्य वो नहीं जो अपने फायदे के लिए या अपने विकसित समाज की स्थिति को देखते हुए मानव के बीच की मानवता को भूल जाए और स्वयं अपने बारे में सोचे, बल्कि दिनकर जी के अनुसार एक सच्चा मनुष्य, एक ज्ञानी मनुष्य केवल वही कहलाता है जो लोगों के साथ मिल करके भाईचारे की भावना को फैलाए और साथ में आपसी भेदों को दूर कर दे। आपसी जो भी झगड़े फसाद है इन सबको मिटा करके एक साथ मिलकर भाईचारे की भावना को फैलाए, वही एक सच्चा मनुष्य, वही एक सच्चा इंसान है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कविता के कुछ कठिन शब्द की ओर। पहला है दुनिया, जिसका अर्थ है संसार। विचित्र यानी अनोखा अद्भुत। नवीन यानी नया या नूतन। प्रकृति यानी पर्यावरण। सर्वत्र यानी सभी जगह या चारों तरफ। अधिपत्य यानी आसीन या स्वामित्व या कब्जा। नर यानी मनुष्य, मानव या आदमी। करो यानी हस्त या हाथ। वारी यानी जल, पानी, नीर। वाप यानी वाष्प, आदेश यानी हुक्म। पवन यानी हवा, वायु या अनिल। ताप यानी ऊष्मा या गर्मी। व्यवधान यानी काबू या वश। सरित यानी नदी। गिरि यानी पहाड़ या पर्वत। सिंधु यानी समुद्र, समंदर या सागर भी कह सकते हैं हम। मनुज यानी मनुष्य या मानव। गगन यानी आसमान या आकाश। यान यानी हवाई जहाज। सृष्टि यानी पृथ्वी। आलोक यानी प्रकाश, रोशनी या उजाला। आगार यानी भंडार। व्योम यानी नभ या आसमान या अंतरिक्ष। पाताल जमीन के भीतर या नीचे। ज्ञेय यानी जानकारी या ज्ञात होना। परिचय यानी पहचान। श्रेय यानी योगदान। चैतन्य यानी जागृति या होशियार। व्यवधान यानी अलगाव, बाधा या आपसी झगड़े या मसले। असीमित जिसका कोई दायरा ना हो। और अंत में उर यानी हृदय। तो ये थे पाठ पे आधारित कुछ हमारे कठिन शब्द। इसमें हमने ये देखा कि दिनकर जी ने कितने सुंदर रूप से इसे प्रस्तुत करते हुए हमें यह संदेश दिया है कि किस प्रकार मानव जो है अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से प्रकृति के सभी तत्वों को अपने वश में कर लिया है, और यही वश और यही ताकत मनुष्य को एक लोभ की तरफ, एक मोह की तरफ लेकर के जाता है, जिसके कारण मानव जो है अपने मानवता को भूलते जा रहा है और लोगों के साथ प्रेम की भावना को मिटाते हुए उनसे दूरियां अपना रहा है। और अंत में हमें कवि ने यही संदेश दिया है कि एक सच्चा इंसान वही कहलाता है जो आपस की दूरियां को मिटा दे और आपस में भाईचारे की भावना को फैलाए। तो इसी पंक्तियों के साथ और उनके इसी सूक्तियों के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।